दोस्तों, जिसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़े हाथ, यानी कि जिनको किया नमस्ते, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को और देश को केवल 2-3 दिन के अंदर इतना बड़ा झटका कैसे दे दिया। आखिर एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिनको स्वघोषित उनके समर्थकों ने विश्वगुरु बता दिया और बताया कि पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है और कोई भी नेता उनसे बिना पूछे देश के या फिर दुनिया के कोई बड़े मुद्दों पर फैसले नहीं लेता, उनके होते हुए भी देश के साथ क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ये सब पर लागू होता है, एक इंडिविजुअल पर भी, आप पर, मुझ पर भी, समाज पर भी और देश पर भी। हर देश खुद सशक्त होगा, मजबूत होगा तो उसको दुनिया में सम्मान मिलता है। ये एक बहुत क्लियर सिंपल रूल है, ये हर देश में लागू होता है। आज से 40 साल पहले चीन को भी कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज चीन का पूरी दुनिया में दबदबा है। अमेरिका से भी सीधा चीन पंगा लेने का दम रखता है, तो वो इसीलिए क्योंकि वो आर्थिक तौर पर एक मजबूत ताकत बन पाया। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि पिछले 11 सालों में हमसे बताया गया कि पूरी दुनिया में डंका टाइप का कुछ बज रहा है। ऐसा मतलब विश्वगुरु लेवल का नेता हमारे पास है कि फोन पर वो एक वॉर रुकवा देता है। हालांकि हमारे देश में जब वॉर हुई तो किसने वो रुकवाई, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन वो जो गुब्बारा था ना, वो जब फूटा तो बहुत अजीब तस्वीर सामने आई है। दोस्तों, एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। वो शख्स जो मोदी जी के सामने मोदी जी को नमस्ते कर रहे थे, मोदी जी उनको नमस्ते कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ रहे थे। उन्होंने भारत के आगे जैसे लगाओ कि उनको नमस्ते कर दिया, भारत को नमस्ते कर दिया। वो कैसे? 1 तारीख का ये पोस्ट है, प्रधानमंत्री ने भी ये पोस्ट किया है और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट ने भी ये पोस्ट किया है, जिनको बाद में रिट्वीट किया है नरेंद्र मोदी ने। और 1 तारीख को PM से ADB बैंक के प्रेसिडेंट की मुलाकात होती है। वो बाकायदा अपने सोशल मीडिया में उसे शेयर करते हैं और मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य की तारीफ करते हैं, उसको बहुत बोल्ड बताते हैं, एम्बिशियस बताते हैं और बताते हैं कि इस अगले 5 सालों में वो डायरेक्टली $10 बिलियन का जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। क्योंकि हमारे देश में दोस्तों अलग अलग लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश का मजबूत होता है उस देश में कॉरपोरेट को मदद मिलती है और हर लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर ही की है ना डेवलपमेंट की दोस्तों। लेकिन अजीब बात देखिए कि 1 तारीख को ये खबर आई दोस्तों, 3 जून को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ये बताया गया कि उसने पाकिस्तान को $800 मिलियन के प्रोग्राम देने का ऐलान कर दिया है। मतलब उसको पाकिस्तान को बूस्ट करने का ऐलान किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो $800 मिलियन है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो देगा पाकिस्तान को, ये कर्ज है। ये ऐसे पैसा नहीं देता इस तरह का बैंक, ये कर्ज होता है। जैसे IMF का बेल आउट होता है ना, वैसे ये कर्ज होता है। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया था। भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक जब ये पैसा दे रहा था पाकिस्तान को, तो भारत ने कहा था कि जो पाकिस्तान को आप पैसा दे रहे हैं ये इसके लिए हथियार खरीदता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगाता, ये इसका हथियार खरीदता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, मत दीजिए। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारी एक नहीं सुनी और पाकिस्तान को इतनी बड़ी रकम मिल गई। हालांकि भारत के बनस्पत वो बहुत कम है। भारत के बनस्पत जो ADB बैंक के प्रेसिडेंट भारत की जो संख्या बता रहे हैं वो $10 बिलियन है भारत की, और पाकिस्तान की $800 मिलियन है। बट इस वक्त पाकिस्तान को जितनी मदद दी जाएगी दोस्तों, वो उससे उतना हथियार खरीदेगा, क्योंकि इस वक्त सेना के पास मौका है अपनी जनता को बताने का कि देखिए अभी हम युद्ध से निकले हैं, हमको अपने आप को सशक्त बनाना है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि 1 तारीख को प्रधानमंत्री की ADB बैंक के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, वो नमस्ते करते हुए, हाथ जोड़ते हुए उनके साथ फोटो वगैरह भी शेयर कर रहे हैं, और 3 तारीख को ADB बैंक पाकिस्तान को इतना बड़ा कर्ज दे देता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे 1 to 1 जब बातचीत की होगी तो क्या इसको लेकर बातचीत नहीं की होगी? क्योंकि इस तरह के जब कर्ज दिए जाते हैं तो पहले से पता होता है। प्रधानमंत्री इतनी जानकारी, उनके पास इतनी बड़ी टीम होती है कि उनको पता होता है कि भारत को इतना मिलना है, पाकिस्तान को इतना मिलना है। और ये जो बैंक्स होते हैं ये डेवलपिंग इकोनॉमी को अमूमन कर्ज देते हैं उनको और सशक्त बनाने के लिए। मतलब आप कह सकते हैं कर्ज देना उनका एक रूटीन काम होता है। लेकिन ये वक्त इंपॉर्टेंट था ना, एक ऐसा वक्त है जिसमें पूरी दुनिया में हमारा डेलीगेशन घूम घूम के बता रहा है पूरी दुनिया के लोगों को कि देखिए पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित करता है, और वो आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है, दुनिया की समस्या है। लेकिन द पॉइंट इज, प्रधानमंत्री खुद जहां पर बैठे हुए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के सामने ADB बैंक के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, वहां PM क्यों नहीं उनको इन्फ्लुएंस कर पाए,
वहां पीएम क्यों नहीं बता पाए उनके सामने, रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर पाए उनको, या उनको समझा क्यों नहीं पाए कि आप एक कदम गलत उठा रहे हैं। इससे न केवल भारत को नुकसान होगा बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की शांति को नुकसान होगा। बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, कोई भी सैन्य संघर्ष करता है, तब पूरी दुनिया हम पर दबाव बना देती है कि परमाणु युद्ध ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और हम कुछ कहते हैं तो हमको क्यों नहीं सुना जाता? और अब तो हमारे पास विश्वगुरु लेवल के नेता है ना। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरी दुनिया में इतनी उन्होंने अलग अलग सभाएं की, कहां जाकर उन्होंने भारतीयों को संबोधित कर दिया। आजाद भारत के इतिहास में इतनी तो विदेश यात्राएं किसी ने नहीं की, सब टैक्स पेयर के पैसे से की ना। कहां है वो पैसा? उस पैसे का मतलब क्या है जब हम एडीबी बैंक को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए कि चलिए आपको पैसा देना भी है, उसको कर्ज देना भी है पाकिस्तान को, तो फिलहाल के लिए तो रुक जाएं, कम से कम अभी तो इतना कर्ज न दिया जाए। तब जब याद करिए दोस्तों, जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, सैन्य संघर्ष, उसी वक्त आईएमएफ का बेल आउट मिल गया। भारत ने उस वक्त भी उसका विरोध किया था, उस मीटिंग से उठकर चला गया था भारत, क्योंकि उसमें नेगेटिव वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, तो उससे उठ के जाना पड़ता है, अपने आप को एब्सटेन कर लिया भारत ने। लेकिन उसको आईएमएफ का बेल आउट भी मिल गया। सबको पता था पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया, सबको पता था कि ऑपरेशन सिंदूर हम लॉन्च कर चुके थे। उसके बावजूद भी, भारत के विरोध के बावजूद भी आईएमएफ का बेल आउट मिल गया पाकिस्तान को। उस वक्त भी जब पूरी दुनिया आतंकवाद का विरोध कर रही थी, आतंकवाद को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी दे रही थी, उस वक्त भी पाकिस्तान के बेल आउट को लेकर ना तो हमारी डिप्लोमेसी रोक पाई और ना ही दुनिया भर के देश उसको लेकर कोई काम करते हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हमें क्यों देखना पड़ रहा है। इस बीच दोस्तों एक और खबर आई है जो भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में तालिबान प्रतिबंधित समिति 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जानते हैं किसको? पाकिस्तान को। मतलब इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि तालिबान पर सैंक्शंस लगाए कि ना लगाए जाएं, उसको लेकर जो कमेटी है 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पाकिस्तान को, जो खुद भारत के लिए आतंकवाद प्रायोजित करता है, उसको एक बिजनेस मॉडल बनाता है, उसके जरिए उसकी पूरी इकोनॉमी चलती है कि भारत के खिलाफ कैसे आतंकवाद किया जाए। दोस्तों ये जो समिति है, ये जो कमेटी है, इनमें वो लोग, वो समूह और संस्थाएं जो कि आर्थिक संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले लेंगी जो अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। दोस्तों कहने वाले भी कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सिरदर्द बने हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान कई मोर्चों पर लड़ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है ना, उसमें भी बहुत अनरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका का तालिबान के सब कुछ अचानक से चले जाना अफगानिस्तान से, एक अफगानिस्तान में एक अजीब सी हॉस्टाइल सिचुएशन पैदा हो गई, जिसके बाद बहुत बड़ा समूह है लड़ाकों का जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है। इसीलिए दोस्तों भारत ने भी इस बीच आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से इनडायरेक्टली बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन हैरानी इस बात को देखिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबानी प्रतिबंधित समिति में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? पाकिस्तान को। मतलब ये जोक से बड़ा और क्या होगा। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अभी पूरी दुनिया ने भारत पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष को देखा है। पूरी दुनिया ने देखा है कि पहलगाम आतंकी हमला किस तरह से भारत को एक जख्म दे गया, और ये सब कुछ हमें उसके बाद देखना पड़ रहा है। अव्वल तो ये होता कि पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग किया जाना होता, लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों? कहीं उसको आईएमएफ का बेल आउट मिल रहा है, कहीं उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज मिल रहा है, तब जबकि भारत विरोध कर रहा है। कहीं उसको यूएनएससी की समिति का इतना इंपॉर्टेंट सदस्य बना दिया गया है कि वो फैसले भी ले ले तालिबान की इन लोगों के खिलाफ। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसका नुकसान है? ये भारत का नुकसान है ना। और दोस्तों ये सब कुछ हम किसके होते देख रहे हैं? विश्वगुरु लेवल के नेता के होते हुए देख रहे हैं। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा दोस्तों कि वो जो गुब्बारा था वो फटेगा, ये तो सबको पता था, लेकिन ऐसे फटेगा ये तो नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर बात मोदी की व्यक्तिगत छवि से कहीं बड़ी है। यहाँ पर बात भारत की है। एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों, और ये भी बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर है। दोस्तों इस वक्त आप जानते हैं देश में जो विपक्षी दल हैं उनके साथ और सत्ता पक्ष का एक डेलीगेशन दुनिया भर में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। इंडिया एंड कुवैत द्वारा ये पोस्ट शेयर किया गया। ये पोस्ट है 27 मई का, ठीक है। 27 मई को कुवैत में
एक प्रतिनिधि मंडल गया जिसमें निशिकांत दुबे थे, रेखा शर्मा थी, असदुद्दीन ओवैसी थे, और उन्होंने कुवैत जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। और उसके एक दिन बाद जानते हैं क्या हुआ? कुवैत ने, जो बहुत ज्यादा हाल के सालों में करीब आया है भारत के, कुवैत ने 19 साल बाद, ध्यान से सुनिएगा, 19 साल बाद पाकिस्तान के वीजा आवेदनों को फिर से खोल दिया है। वीजा आवेदनों पर वहां पर बैन था। और कुवैत जो है दोस्तों, वहां पर बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय हैं। माना यह जाता है कि वहां का जो एक श्रमिक वर्ग है ना, उसका 30% हिस्सा भारत से आता है। और भारत के जो नागरिक वहां जाते हैं, वहां से बहुत सारा पैसा भी भेजते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है। और भारतीयों को वहां बहुत पसंद किया जाता है। इसीलिए आप सोच सकते हैं 30% श्रमिक जो हैं वो भारत के हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से वहां जाते हैं। सोचिए उस कुवैत में जहां पर भारतीयों का इतने बड़े हित जुड़े हुए हैं, उस कुवैत में जहां पर एक दिन पहले हमारा प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान को एक्सपोज करने गया है, एक दिन बाद वो क्या कर रहा है? वो पाकिस्तान पर लगे वीजा प्रतिबंध हटा रहा है। उसको तो बढ़ाने ही चाहिए थे प्रतिबंध। तो हमारा जो डेलीगेशन गया था उसका हासिल क्या था? वो डेलीगेशन क्या इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया कुवैत को कि ये अगर आप कदम उठा रहे तो मत उठाइए, ये कि हमारे हित में नहीं है, ये भारत और कुवैत के जो दोस्ती है उसके हित में नहीं है। अजीब बात देखिए दोस्तों कि इस सैन्य संघर्ष के बाद, सीजफायर के बाद होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को हम पूरी तरह से अलग थलग कर देते दुनिया में। लेकिन 19 साल में कुवैत, जिस कुवैत में पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करने के रास्ते बंद थे, वो रास्ते खुल गए। एडीबी बैंक उसको कर्ज दे रहा है, आईएमएफ से उसको बेल आउट मिल गया, यूएनएससी में वो एक इंपॉर्टेंट कमेटी का उसका एक मेंबर बन गया, अथॉरिटी लेवल का मेंबर बन गया। और हमारे विश्वगुरु लेवल के नेता क्या कर रहे हैं? रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।